दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं। कल जो चैप्टर था वो था NI एक्ट 1881 का, लेकिन मेरे को ये लगा कि किसी भी सब स्टाफ की समझ में वो नहीं आया शायद, क्योंकि बहुत कम लोगों ने उसको देखा और उसको स्टडी किया। तो आज अगर आपने वो नहीं पढ़ा है कल का, तो उसी के बिहाफ पे मैं आज NI एक्ट का MCQ लेके आया हूँ, ताकि आपका जो कल वाला समझ में नहीं आया तो शायद आप MCQ देखकर कहीं ना कहीं आंसर लगा सकते हैं। तो इसलिए आज MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ मैं लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देख भी रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो शुरू करता हूँ आज का पहला जो क्वेश्चन है उसको। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले तो ये NI है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये वाली फुल फॉर्म है उसकी। ये चीज याद करना बहुत जरूरी है और ये है 1881 का। इसको बोलते हैं NI एक्ट 1881। कल मैंने बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम बोलते हैं इसको, और 1881 का है। ठीक है, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी थी तो जरूर सुन लेना कुछ, तब आपको इसमें मदद मिल जाएगी। तो शुरू करता हूं आज का जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेशन टू। जो ये अधिनियम है 1881 का NI एक्ट, ये जो है निम्नलिखित में से कौन से कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। ये किसको संशोधित करने के लिए और किसको बनाने के लिए ये जो अधिनियम बनाया गया है। ये जो आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से आपने बताना कि जो एक्ट है ये किसके लिए बनाया गया है। पहला है चेक्स, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है प्रोमिसरी नोट्स और चौथा है ऑल ऑफ अबव। कल मैंने आपको चेक की कहानी बताई, बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी बताई और प्रोमिसरी नोट की कहानी बताई। ये तीनों 1881 के अधिनियम में। अधिनियम हमेशा कानून बनाने के लिए होता है, रूल बनाने के लिए होता है। ये रूल बनते हैं उसमें, तभी अधिनियम आता है कि हाँ ये अधिनियम यहाँ लागू हो गया। तो इसलिए ये चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इसमें तीनों शामिल है। तो इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आपने ये चीजें जरूर ध्यान रखनी, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट 1881 में है। ठीक है, नेक्स्ट कल आपको पहला यही बताया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि बैंकर्स इंक्लूड्स, बैंकर जो ये ऑप्शन है इनमें से किसमें शामिल है। पहला है एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। किसी भी बैंक और किसी डाकघर बचत बैंक कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति वो बैंकर है। नेक्स्ट, एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर एंड एनी बैंक पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ये तो ऑप्शन पूरे सेम ही हो गए। ये जो दोनों ऑप्शन है वो सेम है। ठीक है, किसी भी बैंक और किसी डाकघर बचत बैंक का कर्मचारी के रूप में। नहीं, सेम नहीं है, इसमें अलग है। एनी पर्सन एक्टिंग एज एन बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, ये एम्प्लॉय है और ये बैंकर है, तो ऑप्शन अलग अलग हैं। थर्ड है एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट। तो एजेंट वाला भी बैंकर नहीं होता, ये तो होगा ही नहीं, इसको पहले ही कट कर देते हैं। नेक्स्ट, एनी पर्सन एक्टिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस ऑफिस सेविंग बैंक। तो इसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बैंकर नहीं कहलाएगा। इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर जो बी है ना,
वो इसका सही हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत हो, ये यहाँ पर क्या आ रहा है का कर्मचारी। कोई भी बैंकर और किसी डाकघर बचत बैंक के रूप में अगर जो कोई वहां कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति बैंकर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इन अ प्रोमिसरी नोट हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व, कि जो प्रोमिसरी नोट होती है एक वचन पत्र में कितने पक्ष शामिल होते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो एक जो वचन पत्र होता है उसमें दो पक्ष शामिल होते हैं। एक वचन प्रोमिसरी नोट में एक पक्ष इधर से होगा, एक पक्ष दूसरी साइड से होगा। तो इसमें हमेशा दो पक्ष प्रोमिसरी नोट में दो पक्ष शामिल होते हैं। प्रोमिसरी नोट आपको कल वाली क्लास आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड्स टू, ये जो अधिनियम है ये कहां कहां पर लागू होता है। 1881 का अधिनियम, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पिछले 4-5 साल पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये एनआई एक्ट है ये कहां कहां लागू होता है। पहला ऑप्शन है ओनली टू कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट्स, केवल राज्यों की राजधानी और शहरों के लिए। दूसरा है द होल ऑफ इंडिया, भारत पूरे भारत में। तीसरा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में। और चौथा है केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत में। तो जो एनआई एक्ट है वो हमेशा पूरे भारत में लागू होता है। एनआई एक्ट जहां जहां पर बैंकिंग सेक्टर है, जहां जहां पर पोस्ट ऑफिस हैं, तो वहां पर एनआई एक्ट लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, सेक्शन 5 ऑफ द एनआई एक्ट डील्स विथ, कि जो एनआई एक्ट है जो धारा वो किससे संबंधित है। बिल ऑफ एक्सचेंज, होल्डर इन ड्यू कोर्स, चेक या प्रोमिसरी नोट। जो धारा 5 है वो केवल ऑप्शन नंबर ए बिल ऑफ एक्सचेंज से संबंधित है, बाकी किसी से नहीं है। धारा 5 सेक्शन 5 वो केवल बिल ऑफ एक्सचेंज से ही संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है ये एनआई एक्ट के क्वेश्चन है और सभी बैंकों के लिए ये लागू होते हैं। कोई अपने पर्सनली लेगा कि हमारे लिए तो ये क्वेश्चन आएंगे, कॉमन क्वेश्चन सब बैंकों में आते हैं। ठीक है, अगला है ए चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हैज बीन डिफाइंड अंडर। चेक का जो विनिमय बिल है वो किस में परिभाषित किया जा रहा है। ये तो बहुत आसान है, अगर आपने क्लासें देखी है कल वाली, आज आपने ऊपर से सही देखा है तो आप इसको ऑप्शन देख के ही कर लोगे इसको। पहला ऑप्शन है एनआई एक्ट 1881, दूसरा है जनरल क्लाउजेस एक्ट 1897, आरबीआई एक्ट 1934 और आरबीआई एक्ट 1949। तो हम पढ़ ही एनआई एक्ट रहे हैं जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, ये चीजें आ रही है। तो ये आ रही है ऑप्शन नंबर ए एनआई एक्ट में। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज सेड टू द डिसऑनर्ड, जब किसी बिल को मतलब उसको डिसऑनर कर दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसको उसका रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, तो तब उसके बिहाफ पे तब क्या होता है। वेयर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेबल, तब बिल को स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आपके वहां कोई आएगा बिल, अगर ऐसा कोई फेंक दिया जाएगा, उसका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता तो उसको फेंक दिया जाता है, यानी उसको फिर उसको स्वीकार नहीं करता जो काउंटर पे बैठा है। नेक्स्ट, वन ऑफ सेवरल ट्राइज मेक्स डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस अपॉन बीइंग डूली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द बिल, कि कई भुगतानकर्ताओं में से एक बिल को स्वीकार करने की विधिवत आवश्यकता होने पर स्वीकृति में चूक करता है।
और तीसरा है कि अदाकर्ता द्वारा अस्वीकृति का कारण, कि जो अदा कर रहा है, एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई, जो अदा कर रहा है उसके कारण भी इसको डिस ऑनर किया जाता है। और चौथा है इसमें से सभी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी है, कि अगर आपका चेक को डिसऑनर किया जाता है तो ये कारण उसके हो सकते हैं। नेक्स्ट, A promissory notes bill of exchange of check payable to order is negotiable, कि वचन पत्र विनिमय बिल या ऑर्डर के लिए दे चेक प्रकार में है, कि मतलब इसमें एनआई का जो बिल ऑर्डर है वो इनमें से कौन सा है। पहला है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ, दूसरा है बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट, और तीसरा है बाय डिलीवरी देयर ऑफ, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि पृष्ठांकन और उसके वितरण द्वारा, कि कोई पृष्ठांकन है और उसका जो डिलीवरी करना है वो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज चेक के ऑर्डर में पेबल होता है, एनआई एक्ट 1881 में। जिनकी समझ में नहीं आ रहा है वो सुनते रहें और तुक्के मारते रहें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सर मेरे तुक्के इतने सही हो गए। ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट एंटाइटेड टू पीरियड ऑफ ग्रेस इज, कि अनुग्रह की अवधि का हकदार साधन है, मतलब इसमें से कौन इंस्ट्रूमेंट का जो एंटाइटल होता है उसका जो साधन है वो कौन सा है। अ बिल और नोट पेबल डिमांड, मांग पर दे या नोट चेक। अ बिल और नोट इन विच नो टाइम इज मेंशन्ड, ऐसा बिल या नोट जिसे समय का उल्लेख ना हो। और अ बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट, कि देखने के बाद दे बिल या नोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अ बिल ऑफ नोट पेबल आफ्टर साइट, कि देखने के बाद अगर आप बिल या नोट को दे करते हो। अगला है Which section of the NI Act defines the words negotiable instrument? NI अधिनियम की धारा, कौन सी धारा प्रकरण में लिखित शब्दों को प्रभावित करती है, कि जो NI एक्ट है ना, जिस पे लिखा है प्रक्रम NI एक्ट, ये कौन से धारा में इसको एक्सप्लेन किया गया है या परिभाषित किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको कौन सी धारा में लिखा गया है। सेक्शन 15, सेक्शन 14, सेक्शन 13A और सेक्शन 13। तो इसको जो एनआई एक्ट है उसको सेक्शन 13 में उसको लिखा गया है एनआई एक्ट को। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हु इज entitled of the time of loss or destructions of a note, bill और चेक, कि किसी नोट, बिल या चेक को खो जाने या नष्ट हो जाने पर कौन हकदार है। अगर मान लिया जाए आपका नोट, बिल या चेक हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका हकदार कौन होगा, ड्रॉवर, होल्डर या पी। तो उसका जिम्मेदार तो होल्डर ही होगा, जो कार्ड होल्डर होगा, चेक होल्डर होगा, मतलब जिसका जो आपका चेक है तो आपको चेक होल्डर के नाम से जानते हैं। अगर आपका एटीएम कार्ड है तो आपको एटीएम कार्ड होल्डर के नाम से जानते हैं। तो जो होल्डर होता है उसी से अगर चेक हो गया तो वही तो उसका जिम्मेदार होगा, कि बैंक में आके थोड़ी आपकी जान खाएगा कि भाई दफ्तरी को ढूंढो या क्लर्क को ढूंढो, ऐसे नहीं होता ना फिर। तो इसका जिम्मेदार होगा होल्डर। नेक्स्ट, द मेकर ऑफ अ बिल एक्सचेंज ऑफ चेक इज कॉल्ड, अगर विनिमय बिल या चेक के निर्माता को कहा जाता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज और जो चेक का जो बनाता है उसे क्या कहा जाता है, जो चेक को बनाता है
और जो ये विनिमय बिल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है उसको क्या कहा जाता है? द ड्रॉई, द पे, द ड्रॉर, द बैंकर। तो उसको कहा जाता है द ड्रॉर कहा जाता है उसको, जो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को बनाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉवर उसको कहा जाता है। कल शायद मैंने इसके बारे में आपको बताया भी होगा कि ड्रॉवर क्या है, ड्रॉई क्या है, पी क्या है, शायद कल मैंने आपको बताया है, तो एक बार आप कल वाली क्लास में देख लें। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज? विनिमय पत्र में कितने पक्ष होते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोबारा आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो मैं देखता हूं, एक मिनट। ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आया है, ऊपर था प्रोमिसरी नोट में कितने कितनी पार्टीज होती है, और ये है बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होती है, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें कितनी पार्टी होती है? 4, 3, 2 या 1? तो इसमें पार्टी होती है 3 पार्टी, लेकिन प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होती है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती है। ये भी आपने ध्यान देना है, ये नहीं सोचना है कि सेम ही क्वेश्चन आ गया है, तो हो जाता है कभी ऐसे, तो आपने ये भी देखना है। नेक्स्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक एनआई एक्ट है जो, उसका क्या मतलब है? प्रकरण में लिखित का अर्थ क्या है? पहला है चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, कि चेक या तो ऑर्डर करने वाला या ग्राहक या वाहक को दे। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एनआई एक्ट में ये भी आता है, प्रोमिसरी नोट ये भी आता है, और चेक भी आता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द करेक्ट, कि ऊपर के सभी आंसर सही है। अब आपने ये बताना है, आज का तो यहीं पे समाप्त होता है, तो आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही हुए, और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये वाले चैप्टर ऐसे हैं ना कि हम लोग पढ़ते नहीं है तो हमारे को बहुत और लगते हैं, हमारे को वही चीज अच्छे लगते हैं कि चेक की वैलिडिटी कितनी है, ये कितना है, ओडी क्या है, एफडी क्या है। और ये क्वेश्चन आजकल तो ट्रेंड हो चुका है चेंज, मैं आपको साफ साफ सीधा बताऊं कि आजकल ट्रेंड हो गया चेंज। अगर आपको कोई इतने आसान क्वेश्चन करा भी रहा है तो आप सुनिए, लेकिन एक बार थोड़ा अगर 2-4 क्वेश्चन अगर घूम के आ जाएंगे तो वही आपको फर्क डाल देंगे। इसलिए आप जरूर इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, और मैं आशा करता हूं कि प्रैक्टिकल भी जरूर करना, ताकि अगर वहां पर आप भूल भी जाओ तो आपके प्रैक्टिकल में नंबर खिंच जाएंगे। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि फरवरी तक आप अच्छा खासा, मतलब एक दिन में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो 30 दिन में 300 हो जाएंगे, और 60 दिन में 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप 600 अगर क्वेश्चनों को बाय डिफॉल्ट याद करके जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू और धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या हमारे चैनल पे आप अगर पुराने भी हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सब स्टाफ के साथ शेयर जरूर करें, और उनसे आप वार्तालाप भी कर सकते हैं और आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, और साथ में हैप्पी दिवाली।